हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशंस। बायट सेवर्ट्स लॉ अपना टॉपिक चला हुआ है। बायट सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन है, जैसे अपने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस थे ना। गॉस थ्योरम में हमने क्या क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी डिफरेंट केसेस में, 4 केस किए थे हमने। इसी तरीके से अब बायट सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसके 2 या 3 केस बनेंगे। उन दोनों तीनों केसों को बेटा आप डीपली पढ़ना, सीरियसली पढ़ना। दीज आर इंपोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इनको देखो, पढ़ो। कि इसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है जो वो आपका गिवन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैंने हेडिंग लिख रखी है, आप भी हेडिंग लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर यूजिंग बायट सेवर्ट्स लॉ। देखो अब बिल्कुल सिंपल सी वे से पढ़ते हैं। मान लो अपने पास एक स्ट्रेट वायर है AB, कोई स्ट्रेट वायर लिया हमने AB, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इसमें मान लिया I, इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है? I, एंड वी वांट्स टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस P। इस P पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लो ये जो इस वायर का मिड पॉइंट है, ये है मिड पॉइंट, या आप यूं कहो कि इसके परपेंडिकुलर हमने डाल लिया। ये P पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डाला और P पॉइंट से मान लिया कोई हमारे पास Q पॉइंट आ गया, कोई पॉइंट Q। यहां पे अपनी लेंथ है DL, स्मॉल लेंथ कंडक्टर है, क्योंकि बेटा हम बायट सेवर्ट्स लॉ को पूरे वायर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बायट सेवर्ट्स लॉ को पूरे वायर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो पूरे वायर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमने एक छोटी सी लेंथ चूज कर ली, छोटी सी लेंथ चूज की, और उस लेंथ को हमने क्या मान लिया? DL। क्या माना है? DL। और इस लेंथ वायर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, लेट से वो हम कंसीडर कर लेते हैं। P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। कितनी डिस्टेंस है? R। और ये डिस्टेंस है E, और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है L। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। करंट फ्लो कितना कर रहा है? I। और जो ये लेंथ है यहां से यहां, ये लेंथ हमारी क्या है? L। ये एंगल मान लिया थीटा, और दिस एंगल इज फाई। ये ध्यान से देखो बेटा, फिगर के अंदर, फिगर क्लियर होना चाहिए पहले तो, टॉपिक समझने से पहले। ये एंगल हमने फाई लिया है, ये एंगल थीटा, ये A डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को मैं मैच कर लेता हूं B से P को, और इसको मैच कर लिया। ये जो एंगल बन रहा है अब यहां पे, ये एंगल, ये वाला, ये है आपका फाई 2, और जो ये एंगल बन रहा है ये वाला पूरा कंप्लीट, देखो कंप्लीट, लेट्स से दिस एंगल इज फाई 1। अब देखो फाई 1 को बेटा हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हो कि जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिए जाते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल्स क्या लिए जाते हैं? नेगेटिव। ये ध्यान से सुनो, क्लॉकवाइज एंगल्स नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या लिए जाते हैं? पॉजिटिव। तो इसी बेस पे हमने फाई 1 को क्या ले लिया? नेगेटिव, और फाई 2 क्या लिया है? पॉजिटिव। ये एंगल फाई हो गया, और ये एंगल है थीटा। ये लेंथ L है, ये लेंथ R है, और ये लेंथ A है। मेरे ख्याल में फिगर आपको क्लियर हो गया है। बस फिगर क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव कर सकते हैं। एक बात और, जो ये एंगल है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर डाली थी इसके ऊपर, तो 90 डिग्री बना हुआ है। तो अब अपने पास देखो, हमें निकालना है एक स्ट्रेट वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लेंगे, पहले छोटे की वजह से निकाल ले, छोटी की वजह से आने के बाद फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो कंप्लीट की वजह से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ, बिल्कुल सिंपल वे से चलेंगे, आराम से। क्या कहती है बायट सेवर्ट्स लॉ इक्वेशन? बताओ, शाबाश, याद कर लिया आपने, याद कर ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने। μ0/4π IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसको बना लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन ट्रायंगल, बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रही होगी आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने R पॉइंट लगाया कैपिटल, PQR। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR।
ये आर पॉइंट यहां बेटा। क्या मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180? ये थीटा, ये फाई, ये 90, तीनों को कंप्लीट किया तो ट्रायंगल का टोटल सम तीनों एंगल्स का 180 होता है। दिस कैन बी राइट दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। 90 को उधर ले गए, ये शिफ्ट हो गया माइनस, तो 90 आ जाएगा। क्लियर? और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन पे बेटा दोनों तरफ मैं साइन ऑपरेट कर देता हूं। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है? कोस एंगल। तो सो दिस विल इंप्लाई साइन ऑफ 90 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा? कोस थीटा, यानी कि कोस फाई आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस फाई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, क्लियर होगी यहां तक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन डन। अब सेकंड इक्वेशन को बेटा मैं इधर लिख लेता हूं। सेकंड इक्वेशन मैंने यहां लिख ली, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया है? कोस फाई। ये सेकंड इक्वेशन यहां रख ली, डन। अब देखो थर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन इसी ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, पी क्यू आर का। देखो अब मैं ये रफ कर देता हूं बेटा, ये आपने नोट कर लो आप अपनी कॉपी में, मैं ये रफ कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे। पी क्यू आर के अंदर अगर आप से मैं पूछूं कि भाई कोस फाई बताइए इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मैं कोस फाई को, देखो कोस थीटा, थीटा क्या होता है? कोस थीटा यानी कि कोस ऑफ एंगल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो होता है ना। अगर मैं फाई लिए हुए हूं तो बेस कौन सा हो गया? पी क्यू। बेस कौन सा हो गया? पी क्यू। और हाइपो कौन सा हो गया? आर पी। देखो कोस फाई इज इक्वल टू पी क्यू बाय आर पी, मैं लिख सकता हूं पी क्यू बाय आर पी, या मैं पी क्यू की वैल्यू ए लिख ली और आर पी की वैल्यू आर लिख ली। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाय कोस ऑफ फाई। ये आपकी बन गई भाई थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट देखो, इसी ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ टेंजेंट ऑफ फाई। टेंजेंट फाई क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट का क्या रिलेशन होता है? टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एल, और बेस क्या हो जाएगा? ए। टेंजेंट ऑफ फाई, टेंजेंट अगर थीटा लगाएं तो टेंजेंट थीटा निकालो बेटा, टेंजेंट थीटा निकालो, क्योंकि मैं इसके बेस पे चल रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि सर कैसे निकाल रहे थे। टेंजेंट थीटा निकालने तो टेंजेंट थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर थीटा मैं यहां के लेके चलूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए, और बेस क्या हो जाएगा? एल। ना भाई, फाई ही लेके चलो, तो फाई में परपेंडिकुलर एल और ये ए, एल बाई ए। ठीक है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एल बाई ए। यहां पे देखो डाउट में था मैं, डाउट में क्या था? टेंजेंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा ना एल। टेंजेंट फाई ये एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा एल ओवर ए। यहां से बेटा देखो एल किसके इक्वल आ जाएगा? एल क्या मैं लिख सकता हूं? टेंजेंट ऑफ फाई। एल क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ फाई। अब जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अभी मैं फोर्थ नहीं मानता, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dl, देखो इक्वेशन बन जाएगी a टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। देखो चार इक्वेशंस बन गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। अब क्लियर देखो मैंने क्यों बनाई है ये चार इक्वेशंस, क्या मोटो है मेरा। यहां पे देखो बेटा, ये है आपका साइन थीटा,
है साइन थीटा, ये साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, कोस फाई, क्या रख दूंगा, कोस फाई। ये डीएल, डीएल की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, पूरी वैल्यू, डीएल की जगह क्या रखेंगे, ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। और ये रहा आर, आर की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ए कोस फाई, ए बाय कोस फाई। क्लियर होगी। तो इस करके मैंने इन तीनों की वैल्यूज निकालने के लिए तीन इक्वेशंस की हेल्प ली है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम कहां यूज करेंगे, फर्स्ट में। कहां यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट में। यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। देखो बिल्कुल सिंपल, लंबा डेरिवेशन है पर आसान है। कंसंट्रेशन बनाए रखो, वीडियो में इधर उधर ध्यान जा रहा है बेटा, कंसंट्रेशन जो बनाए रखेगा बच्चा उसको समझ में आएगा। अगर बीच में जिसकी कंसंट्रेशन डूब रही है, टूट रही है, वो गड़बड़ करेगा। तो बेटा कंसंट्रेशन आप अपनी बनाए रखें। देखो यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट इक्वेशन, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एज इट इज। अच्छा dl की जगह क्या लिखना है, dl की जगह देखो ये रहा a सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ये dl की जगह रख दिया। साइन थीटा की जगह क्या रखना है, कोस फाई, डिवाइड बाय r की जगह क्या रखना है, इसका स्क्वायर करना है, a बाय कोस फाई का स्क्वायर। देखो a बाय कोस फाई का स्क्वायर, ये r की जगह ऑपरेट किया भाई, r की जगह ये था, तो ये ऑपरेट करने के बाद इक्वेशन बन गई। अब अपनी ये मैं इनको कर देता हूं। अब इस इक्वेशन को देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 बाय कोस स्क्वायर फाई डी फाई, ऊपर रहेगा डी फाई तो, इंटू कोस फाई, और नीचे देखो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर नीचे और कोस स्क्वायर फाई ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर फाई ऊपर आ गया। कोस स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो अब मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं इसको, आई बाय ए कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई, ये इक्वेशन बची भाई। अब देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस स्मॉल लेंथ कंडक्टर की वजह से है, इसकी वजह से। अब हमें निकालना क्या, हमें तो निकालना पूरा ए बी की वजह से है। अब इस इक्वेशन का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां, एंगल की टर्म में है, फाई की टर्म में, और फाई कहां से कहां चेंज हो रहा है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। ये ध्यान रखो, एंगल कहां से कहां चेंज हो रहा है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हमने बस इक्वेशन का इसका इंटीग्रेशन करना बेटा, अब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स कहां से कहां लेनी है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, ये ध्यान रखना है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। तो इंटीग्रल ऑफ डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए इंटू कोस ऑफ फाई डी फाई, और लिमिट्स कहां से कहां, फाई 1 से फाई 2, लिमिट्स कहां से कहां, फाई 1 से फाई 2। क्लियर होगी बात, अच्छा ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन आप करवाओगे बेटो, जो आपको पता है बिल्कुल, इंटीग्रेशन आपने बिल्कुल 11th क्लास में और 12th क्लास में भी मैक्सिमम केस किए हैं। इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन गया बी, इंटीग्रेशन ये टर्म है, ये इंटीग्रेशन से बाहर कर लो क्योंकि सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, इंटीग्रल ऑफ कोस फाई डी फाई माइनस ऑफ फाई 1 से फाई 2। बिल्कुल सिंपल हो गया। कोस फाई का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होता है, प्लस साइन। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फाई, और लिमिट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। बिल्कुल, अब बिल्कुल बस एक स्टेप रहता है, हम आगे दूर अपने रिजल्ट से। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, लिमिट्स ऑपरेट करोगे तो साइन ऑफ फाई 2 माइनस ऑफ माइनस साइन ऑफ
φ1 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको आप बाहर कर सकते हो, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई a इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। क्लियर होगी, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। अब देखो बेटा, साइन ऑफ φ1 और साइन ऑफ φ2, ये यहां से रिजल्ट बनाएंगे हम, केसेस बना सकते हैं। केस कौन से, जैसे ये आपने नोट किए होंगे तो मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूं आपको। देखो, अगर आपका ये जो थीटा सॉरी φ1 है, इफ φ1 केस फर्स्ट, इफ φ1 इज इक्वल टू 90 एंड φ2 इज इक्वल टू 0, φ1 तो 90 हो जाए और φ2 क्या हो जाए 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड बन गया अब अपने पास, B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई a इंटू साइन ऑफ φ1 की वैल्यू क्या रखे 90 प्लस साइन ऑफ φ2 की वैल्यू 0, साइन 90 क्या हो गया 1 और 0 क्या हो गया 0, तो ये क्या बन गया B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई a। एक केस बन गया। दोनों ही अगर 90 हो तो 2 आ जाएगा। अब आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे, अगर एक 0 एक 180 हो तो वैल्यू पुट कर दो, एक 90 दूसरा 45 हो तो वैल्यू पुट कर दो। तो जनरली आपको कौन सा याद होना चाहिए, स्ट्रेट वायर की वजह से ये याद होना चाहिए, म्यू नोट आई बाई 4 पाई a साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। हो गया भाई मैग्नीट्यूड। अब आ गई बात, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, शाबाश याद है भाई, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए हमें। अब डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम बेटा 2 रूल यूज करते हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल है वैसे ये पूरा, अगर पूरा पढ़ो तो मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सुनो ध्यान से। ये मार्कर है, मान लो अपने पास ये मार्कर है, इस मार्कर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब हमें अब देखो ये वायर हो गया, ध्यान से सुनो बेटा, समझना जरूरी है। ये वायर नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें करंट, हमारा पी पॉइंट उस तरफ है लेफ्ट साइड, ये पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, पी पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अपना राइट हैंड लीजिए और उस वायर के ऊपर ग्रिप कीजिए, अंगूठा उस डायरेक्शन में रख दो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अंगूठा उस डायरेक्शन में रख दो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो जो ग्रिपिंग ऑफ फिंगर है, फिंगर जैसे कर्ल हो रहे हैं, ये इस तरफ कर्ल हो रहे हैं ना, फिंगर जिस तरफ कर्ल हो रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जैसे अब देखो यहां पे करंट किस तरफ जा रहा था, ऊपर जा रहा था ना, ऊपर जा रहा है तो करंट, अब मैं इसके ऊपर राइट हैंड लगाता हूं, राइट हैंड थंब रूल लगाया तो देखो मैंने ये वायर ऐसे पकड़ा, वायर ऐसे पकड़ा तो बेटा देखो मेरा अंगूठा किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो इसका मतलब जो मेरी कर्ल ऑफ वायर है, कर्ल ऑफ फिंगर है, कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे जा रही है ना, ऐसे घूम रही है, कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे घूम रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, वायर के चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, तो इसका मतलब इस पी पॉइंट के ऊपर, अगर ये पी पॉइंट अपना देखो राइट हैंड में है, पी पॉइंट राइट हैंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से तो बाहर आ रही है और घूम करके यहां अंदर जा रही है, फिर नीचे से घूम करके फिर यहां से बाहर आ रही है, यहां से घूम करके फिर अंदर जा रही है। अगर ये पी पॉइंट यहां होता तो इसके लिए तो बाहर की तरफ, और ये पॉइंट यहां है तो इसके लिए अंदर की तरफ। बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं हम क्रॉस से। तो ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, डॉट और क्रॉस। और मेरे ख्याल में राइट हैंड थंब रूल भी आपको आ गया होगा समझ में। राइट हैंड थंब रूल क्या है, जब हम
अपना जो राइट हैंड लगाते हैं वो राइट हैंड कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना कि थंब की डायरेक्शन हो जो वो किस तरफ हो, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो जो फिंगर की कर्लिंग है, फिंगर्स का घूमना है, वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। स्क्रू रूल क्या कहता है, मैक्सवेल स्क्रू रूल कहता है कि मान लो ये अपने पास स्क्रू है, मैं यहां पे लगाऊं और इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करूं, स्क्रू ड्राइवर से टाइट करूं, तो स्क्रू ड्राइवर से जब टाइट करूंगा तो चूड़ी चढ़ के ये स्क्रू किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी कि स्क्रू की जो डायरेक्शन है, स्क्रू की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग होनी चाहिए। स्क्रू की डायरेक्शन है जो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग होनी चाहिए जब हम स्क्रू ड्राइवर उसके अंदर घुमाते हैं। तो जब स्क्रू ड्राइवर घुमा रहे हैं तो जो मोशन ऑफ द स्क्रू ड्राइवर है ना, जैसे अब मैं इस पेज को अगर करंट की डायरेक्शन में चढ़ाऊंगा तो ऐसे ही घूमेगा मेरा हाथ, देखो अगर आप नोट कर पा रहे हो तो ऐसे घूमेगा, तो स्क्रू ड्राइवर ऐसे घूमेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर भी देखो यही बना रखी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी। तो ये दोनों रूल्स बेटा एक बार हिंदी में ही समझना, हिंदी में ही समझना। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों की डेफिनेशंस लिख दूंगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बन रही है, लेंथी हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों की डेफिनेशंस केवल एक बार हिंदी में समझ लो, जो मैंने इस वीडियो में बताई है, ये हिंदी में समझ के इसकी डायरेक्शन देखो। अब यहाँ पे क्रॉस, जब मैं अब आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर अगर मैं क्रॉस लगाऊंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड और योर पेपर। और अगर डॉट लगाऊंगा तो वो आउटवर्ड हो जाएगा। डॉट का मतलब आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, पेपर की परपेंडिकुलर। क्लियर होगी बात। तो इतना करो बेटा इस लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।